अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में। तो जो अपर लिम्ब का मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि इसमें मैक्सिमम मूवमेंट होती है। बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो होती है वो होती है शोल्डर जॉइंट में। क्योंकि आप नॉर्मली डेली लाइफ में हमारे पास जो कॉमनली यूज़ होने वाला जो जॉइंट है वो भी शोल्डर जॉइंट है, क्योंकि मोस्टली हमने आर्म से मूवमेंट करनी होती है, तो उसके लिए शोल्डर जॉइंट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट को। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ अ शोल्डर जॉइंट। इट इज़ अ साइनोवियल जॉइंट ऑफ द बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। बॉल एंड सॉकेट वैरायटी इसलिए है क्योंकि इसमें एक है बॉल कौन सी है, बेसिकली राउंडेड हेड ऑफ द ह्यूमरस, और जो सॉकेट है बेसिकली उसकी कैविटी है वो है ग्लिनाइड कैविटी। ग्लिनाइड कैविटी किसकी है, ये हमारे पास स्कैपुला की है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। इसकी जो ये जॉइंट है ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट नहीं है। कंपाउंड जॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ दो बोन्स है। कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी इसलिए नहीं क्योंकि इसकी मेन एक कैविटी होती है। कंपाउंड जॉइंट वो होता है जिसमें दो से ज़्यादा बोन्स, और कॉम्प्लेक्स जॉइंट वो होता है जिसमें आर्टिकुलर डिस्क आ जाए और वो दो कैविटी बना दे। तो ये सिंपल कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसकी रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन है ऑलमोस्ट 180 डिग्री है, और इसकी स्टेबिलिटी उतनी कम है, क्योंकि याद रखिएगा जिस जॉइंट की मोशन बहुत ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा वीक जॉइंट भी नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसकी मूवमेंट इसकी स्टेबिलिटी क्या है, वीक है। अब हम देख लेते हैं इसके आर्टिकुलर सर्फेसेस। आर्टिकुलर सर्फेसेस में एक हमारे पास राउंडेड हेड ऑफ द ग्लिनाइड ह्यूमरस है, और एक स्मॉल कैविटी। एक स्मॉल कैविटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द हेड कैविटी बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स लार्जर होता है हेड किसका, ह्यूमरस का, एज़ कम्पेयर टू ग्लिनाइड कैविटी। इसलिए ये कम्प्लीटली इस कैविटी के अंदर नहीं जाता। बाहर से इसको फोर्स करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फैक्टर्स आते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। उस स्टेबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोरैकोएक्रोमियल आर्च। कोरैकोएक्रोमियल आर्च से नाम से पता लग रहा है, कोराकॉइड और एक्रोमियन। कोराकॉइड एक्रोमियन जो होगा, और इसके अलावा लिगामेंट होगा कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट। जो एक्रोमियन से आएगा, कोराकॉइड से आएगा, और एक हमारे पास आर्च बनाएगा यूँ यूँ करके इसको एक्रोमियन से कोराकॉइड टिप से लेके यहाँ तक इसको कवर करती है, जो इसको जॉइंट को अपवर्ड डिस्प्लेस होने से प्रोटेक्ट करेगी, कोरैकोएक्रोमियल आर्च। दूसरा हमारे पास आता है मस्कुलर टेंडिनस कफ। मस्कुलर टेंडिनस कफ जो है वो 4 मसल से बनता है। सुप्रास्पाइनेटस सिट्स, इसके लिए निमोनिक है SITS। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनस एंड सबस्कैपुलरिस। 4 मसल्स होंगे लेटरल साइड पे, अपर लेटरल साइड पे। यहाँ पे हम बस कफ बनाएंगे, उसे रोटेटर कफ बनाते हैं, जो इसको लेटर डिस्प्लेस होने से प्रिवेंट करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ग्लिनाइडल लैब्रम। ग्लिनाइडल लैब्रम क्या है, बेसिकली मेम्ब्रेन है जो यहाँ पे इसकी मार्जिन्स पे अटैच होती है, और ये कैविटी को डीपन करने में हेल्प करती है। मतलब चारों तरफ से बाहर निकलेगी और कैविटी इसकी वजह से बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से चारों तरफ से अटैचमेंट में हेल्प करती है। फिर हम आते हैं इसके लिगामेंट्स। लिगामेंट्स याद रखिएगा इस जॉइंट के 4 हैं। सबसे पहले आता है कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट लेटरल साइड पे जो है यहाँ पे ग्लिनाइड कैविटी के अराउंड लगा होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन ये है कि अप साइड पे यहाँ सुपीरियर ग्लिनाइडल ट्यूबरकल होता है, वो इसके अंदर होता है। मतलब वो जो लिगामेंट होता है इसके ऊपर से पास होकर आता है, इस तरह पास होता है। ग्लिनाइडल सुपीरियर ग्लिनाइड लिगामेंट जो है, ट्यूबरकल जो है, वो इसके अंदर हो जाता है, और वो अटैचमेंट किसको प्रोवाइड करता है, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकिया। इसका मतलब यह है कि इस कैविटी के अंदर से ओरिजिन किसकी होगी, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकिया है, क्योंकि वहाँ पे इसके अटैचमेंट। और जो इन्फीरियर साइड पे है, ये इन्फीरियर ग्लिनाइडल ट्यूबरकल को एक्सक्लूड कर देता है, मतलब उसको इनक्लोज नहीं करता, इसलिए जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है वो इसके अंदर नहीं आता। फिर हम बात करते हैं जो कैप्सुलर लिगामेंट है, जो इधर कहाँ पे अटैच होगा, ये अटैच होगा अराउंड द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। पहले सर्जिकल नेक होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा 0.5 सेंटीमीटर द एनाटॉमिकल नेक होती है। एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस वहाँ पे अटैच होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शंस क्या की चीज़ है कि जो हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये साइनोवियल शीथ और टेंडन लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स ब्रेकिया आ रहा है, इसके लिए ओपनिंग के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है, ये हो गया। और जो एंटर इन्फीरियर साइड है, यहाँ पे थोड़ा सा कैप्सूल लूज अटैच होता है। यहाँ पे एनाटॉमिकल नेक पे नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे सर्जिकल नेक पे अटैच हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारे पास मोशन की इम्प्रूवमेंट होती है। और दूसरा हमारे पास लेटरल साइड पे, यहाँ मैंने आपको बता चुका लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स बाइसेप्स ब्रेकिया के लिए वो अटैचमेंट जो टेंडन है उसके पास होने के लिए जगह के लिए उसमें कैविटी की जगह होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो बर्सा है वो भी कैविटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लिए ओपनिंग के लिए भी जगह होती है। बर्सा मैं बताता हूँ आपको। अब हमारे पास थर्ड लिगामेंट आ जाता है, जो फर्स्ट लिगामेंट मैं आपको बताया कैप्सुलर लिगामेंट, सॉरी सेकंड लिगामेंट है हमारे पास कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। देखिए नाम से पता लग रहा है कोराकॉइड प्रोसेस से आएगा तो ह्यूमरस तक आएगा। ये कोराकॉइड से प्रोसेस से लेकर ये ह्यूमरस तक ग्रेटर ट्यूबरकल है, यहाँ तक आएगा और ये उसके अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर हमारे पास थर्ड ट्यूबरकल आ जाता है हमारे पास ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट देखिए ट्रांसवर्सली यूँ अटैच होगा, यहाँ पे बाइसेप्टियल ग्रूव होगा, या इसका लेटरल लूप होगा, या मीडियल लूप होगा, इसको ऊपर से कवर करेगा, वो होगा हमारे पास ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, जो हमारे पास टेंडन और बाइसेप्स ब्रेकिया को अपनी पोजीशन में रखने में हेल्प करता है। फिर आता है ग्लिनाइडल लैब्रम, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ मार्जिन्स पर अटैच होगा और ये कैविटी के डीप करने में हेल्प करता है। बर्सा 3 बर्सा है,
सबसे इंपॉर्टेंट बर्सा है सब एक्रोमियल बर्सा या सब डेल्टॉइड बर्सा। बेसिकली क्या होता है, ये बर्सा एक्रोमियन के नीचे स्टार्ट होता है और डेल्टॉइड के बिलो तक कंटिन्यू होता है। ये पूरे शोल्डर पे से कवर हो रहा होता है। डेल्टॉइड के बिलो होता है, एक्रोमियल से स्टार्ट होता है। इस पोर्शन को हम सब एक्रोमियल पार्ट ऑफ द बर्सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब डेल्टॉइड। और ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे थे, इसलिए एज अ होल हम इसे सब एक्रोमियल या फिर डेल्टॉइड बर्सा भी बोल देते हैं। फिर आता है हमारे पास सब स्कैपुलरिस बर्सा। सब स्कैपुलरिस बर्सा ये फ्रंट से आता है और ये सब स्कैपुलर मसल के बिलो लाई कर रहा होता है। फिर आता है इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा जो ऊपर साइड पर स्कैपुला के ऊपर होता है और यहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस के बिलो लाई कर रहा था। और ये सारे बर्सा जो हमारे पास कम्युनिकेट कर रहे थे विद द जॉइंट कैविटी। अब इसके हमारे ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स जो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज आती हैं। फिर आते हैं सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी और सब स्कैपुलर आर्टरी। ये 4 आर्टरीज याद रखिएगा, एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स, ह्यूमरल आर्टरी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी। नर्व जो यहाँ से पास कर रही है डेफिनेटली एक्सिलरी नर्व है जो यहाँ पे एक्सिलरी से पास करेगी, मस्कुलोक्यूटेनस जो बाइसेप्स और वगैरह को सप्लाई करती है, और सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो यहाँ पे सुप्रा स्कैपुलर फोसा में से पास होगी। और मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट्स आपने याद रखनी है, वो आप कॉमनली परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। अगर अपवर्ड मूव कर रहे हैं फ्लेक्शन आएगा, बैकवर्ड जा रहा है एक्सटेंशन आएगा। अगर लेटरली मूव कर रहे हैं आर्म अपवर्ड वो अबडक्शन आएगा और मीडियली एडक्शन आएगा। मेन 4 मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। उसके अलावा कौन कौन सी मूवमेंट्स हो सकती हैं? उसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास सेमी फ्लेक्स्ड हैंड है और उसको हम चेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, वो क्या होगा? मीडियल रोटेशन। और हमारे पास अगर हम बैक साइड और लेटरल साइड मूव करें तो वो होगा लेटरल रोटेशन। बस फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। अब इसके लिए मसल्स याद रखने हैं। मसल्स याद रखने से पहले देखें सारे आपको इजीली याद नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा रट्टा मारना पड़ेगा, उसके लिए मिक्स हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ कि पेक्टोरलिस मेजर को मसल को याद रखना है। वो क्या करेगा? पेक्टोरलिस मेजर हमारे पास देखें 3 मूवमेंट्स परफॉर्म करवाता है। फ्लेक्शन भी वही करवाता है, मीडियल रोटेशन भी वही करवाता है, एडक्शन भी वही करवाता है। तो पेक्टोरलिस मेजर देखें 3 मूवमेंट्स तो हमारे को क्लियर हो गई। फ्लेक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन के लिए हमारे पास एक मसल हो गया पेक्टोरलिस मेजर मसल। और दूसरा मसल आ गया हमारे पास डेल्टॉइड। कौन से फाइबर? पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। ये ऑपोजिट है, ये एक्सटेंशन भी करवाएगा हमारे पास, ये माइनर से हमारे पास लेटरल रोटेशन में भी इन्वॉल्व होगा। पेक्टोरलिस मेजर और पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड एक दूसरे के ऑपोजिट है। पेक्टोरलिस मेजर फ्लेक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, और डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स एक्सटेंशन, लेटरल रोटेशन। बाकी इसकी मूवमेंट्स को अगर हम देख लेते तो फ्लेक्शन में एंटीरियर फाइबर्स और डेल्टॉइड भी आ जाएंगे। जो हमारे पास एक्सटेंशन है उसमें लेटिस्मस डोर्साई भी आ जाएगा। और एसेसरी मसल्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं मसल्स की बात कर रहा हूँ। एडक्शन जो है जो यहाँ पे मीडियली मूव करेगा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पेक्टोरलिस मेजर मसल है। उसके अलावा लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकिया है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया है। आप इसमें 3 मसल्स याद कर लें, 4 याद कर लें, एटलीस्ट आपको 2 तो आने चाहिए। अबडक्शन के लिए अबडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको सेपरेट करके समझाता हूँ अभी। पहले ये मीडियल रोटेशन देख लें, फिर इसमें हम बस स्कैपुलर रिदम भी देखते हैं। स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम और अबडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे मसल्स आपको आना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडियल रोटेशन में पेक्टोरलिस मेजर मसल है, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड आ जाएगा, लेटिस्मस डोर्सा आएगा, टीरियस मेजर आएगा। और लेटरल रोटेशन में हमारे पास पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड आएगा, इंफ्रास्पाइनेटस आएगा, टीरियस माइनर आएगा। डेफिनेटली लेटरल साइड पे वो पोस्टीरियर फाइबर्स करेंगे, आगे मीडियल साइड पे वो एंटीरियर फाइबर्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी जो अबडक्शन है। देखें अबडक्शन जो स्टार्ट करता है वो मसल होता है सुप्रास्पाइनेटस, 0 से 15 डिग्री तक सुप्रास्पाइनेटस। फिर हमारे पास आ जाता है मसल डेल्टॉइड जो आगे 90 तक लेके जाता है अबडक्शन को। और 90 से अबव 180 तक लेके जाने में मेनली जो इन्वॉल्व है वो है अपर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपीजियस, याद रखिएगा। और सिरेटस एंटीरियर भी है जो इन्फीरियर टिप पे अटैच होता है स्कैपुला के साथ, वो उसको लेटरली रोटेट करवाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट पॉसिबल होती है। मेनली कौन से? अपर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपीजियस, याद रखिएगा। तो स्टार्ट किसने की? सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड ने। सुप्रास्पाइनेटस 15 डिग्री तक लेके गया, डेल्टॉइड 90 डिग्री तक ले गया। ओवरहेड रिडक्शन के लिए हमारे पास ट्रेपीजियस आया और सिरेटस एंटीरियर आया। ट्रेपीजियस ने ह्यूमरस को मूव करवाया और सिरेटस एंटीरियर ने हमारे पास स्कैपुला को रोटेट करवाने में हेल्प किया। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है कौन सा मसल कितनी डिग्री मूवमेंट करवा रहा है। अब हमारे पास फाइनल बात आ जाती है एनालिसिस ऑफ द ओवरहेड मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर, जिसको हम कॉमनली स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम भी बोलते हैं। अब स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम है क्या चीज़? मैंने आपको बताया ये जॉइंट मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी इसकी कम है, मैक्सिमम मूवमेंट 180 डिग्री की है। लेकिन ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये सारी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल इस जॉइंट की वजह से नहीं हो सकती। सिर्फ शोल्डर मूवमेंट जो है वो इस जॉइंट में नहीं है, उसमें सारे स्कैपुलर के जॉइंट्स आते हैं। जैसे हमारे पास कौन से आते हैं? यहाँ पे देखें एक्रोमियल और क्लेविकल का जॉइंट बनता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है। इधर से क्लेविकल और हमारे स्टर्नम का जॉइंट होगा, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट आएगा। स्कैपुलर के अटैचमेंट्स होगी थोरैसिक वाल से मसल्स के जरिए, वो भी इन्वॉल्व होंगे। तो कंप्लीट
स्कैपुला और ह्यूमरस मूव करते हैं अलॉन्ग विद द क्लेविकल, तो हमारे पास सारी मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं। ये नो डाउट मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये जॉइंट, लेकिन अलोन मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। इसको कुछ असिस्ट करते हैं जॉइंट्स, जैसे कि हमारे पास एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया, स्कैपुलर असिस्ट करता है मूवमेंट रोटेट करवा के। तो मेनली जैसे मूवमेंट हमारे बात कर लेते हैं, जैसे फ्लेक्शन है, वो फ्लेक्शन हमारे को प्रोवाइड करता है 100 से 20 डिग्री फ्लेक्शन जो है वो ग्लिनोह्यूमरल प्रोवाइड करेगा, जबकि अबडक्शन जो है वो 90 से 120 प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद जो रिमेनिंग है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो हमारे पास एक्रोमियोक्लेविकुलर आएगा और हमारे पास बेसिकली स्कैपुला आएगा। स्कैपुला की रोटेशन वगैरह इन्वॉल्व होगी। तो बेसिकली इसमें हमारे कौन से दो बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, स्कैपुला और ह्यूमरस। तो इसके लिए हमारे इसको नाम देते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम में कौन कौन सा जॉइंट आएंगे, एक हमारे पास आएगा ग्लिनाइडो ह्यूमरल जॉइंट, एक हमारे पास आएगा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, एक हमारे पास आएगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और फाइनली हमारे पास जो स्कैपुला अटैच हो रहा है वो थोरेसिक वाल। इसलिए इसको हम रिदम को बोलते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। अब इसके क्लिनिक देख लेते हैं। क्लिनिकल हमारे पास बात कर लेते हैं। जो जॉइंट कॉमनली डिसलोकेट होता है वो एंटीरियर इन्फीरियरली डिसलोकेट होता है। उसकी रीज़न ये है, देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ग्रीन कलर का, यहाँ पे लूज आर्टीरियल कैप्सूल है। जो आर्टीरियल कैप्सूल होता है वो लूज हो जाता है, और इसको इन साइड पे कैप्सूल को मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी, वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन कर रही होती है। और जब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन्स दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं तो इसकी वजह से हमारे पास एक पेनफुल कंडीशन होती है, उसे बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है और पेशेंट जो होता है वो आपको प्रेजेंट इस तरह करता है कि वो जॉइंट मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर सकता, और उसके एक्सटेंशन अबडक्शन वगैरह में हमारे पास एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन होती है, और ओवरहेड अबडक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकता। मज़ीद हमारे पास ये है कि एस्पायरेशन जो है हमारे पास फ्लूइड एस्पायर करने के लिए कहाँ से जा सकते हैं। फ्लूइड एस्पायर करने के लिए हमारे पास जो है वो दो जगह हमारे पास कॉमनली है। एक फ्रंट से जा सकते हैं, द नीडल में भी इंट्रोड्यूस आइदर एंटीरियरली थ्रू द डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल। देखिए BDC ये हमें बता रही है कि यहाँ पे हमारे पास डेल्टॉइड मसल और यहाँ पे फाइनल में पेक्टोरल मेजर मसल होगा। इन दोनों के दरमियान जो ट्रायंगल होती है उसे बोलते हैं डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल। इसके यहाँ पे पास करेगी नीडल फ्रंट से एंटीरियरली, और यहाँ पे मीडियली, और यहाँ से कैविटी में चली जाएगी और यहाँ से ले सकती है। और दूसरा डायरेक्ट एक्रोमियन से बिलो, एक्रोमियन के बिलो यहाँ से आप डायरेक्टली इसमें से नीडल पास कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया रिलेटेड टू द ऑल क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिगामेंट्स मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। और होप्स आपको समझ आ गए। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।